पाठ 3 भारत के सम्मुख चुनौतियां पाठ का अध्ययन करेंगे। भारत के सम्मुख आंतरिक कौन कौन सी चुनौतियां थी उसका अध्ययन हम करेंगे। इस पाठ के माध्यम से 1970 के बाद के दशक में जो चुनौतियां हमारे सामने थी वो भारत की आंतरिक चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से हमें लड़ना था। वैसे यह काल राजनीतिक उथल पुथल का बहुत बड़ा काल था। असंतोष का दौर तो फैला, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में यह उथल पुथल का दौर था। इसमें कूटनीति भी बहुत हुई, जिसके कारण अब इस बार जैसे हम पंजाब में असंतोष की चर्चा करेंगे, तो पंजाब में असंतोष फैला। पार्ट 3 है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। मुख्य रूप से जो हम इस पाठ के माध्यम से आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करेंगे, उसमें पहला है भारत के सम्मुख अलगाववादी। बच्चों, इस बात पे शुरुआत में ही बहुत ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ कि भारत के सम्मुख अलगाववादी अर्थात जिसको हम अलगाववादी कर सकते पृथकवादी। तो पहला जो आंतरिक चुनौती है वह है भारत के सम्मुख अलगाववादी पृथकवादी आंदोलन। जिस एक फिर दूसरा है जो हमारी आंतरिक चुनौती है, जो इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करेंगे, वह है पूर्वोत्तर भारत की समस्या। जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत की जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन जो है हम करेंगे। तीसरा है नक्सलवाद। नक्सलवाद का भी अध्ययन हम करेंगे, जो भारत के सम्मुख बहुत बड़ी चुनौती उस दशक से लेकर अभी तक चली आ रही। अभी भी नक्सलवाद अपनी चरम सीमा पे काम करता है। आप लोग आए दिन समाचार या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि किस तरह से नक्सलवादी गतिविधियां होती रहती हैं, आम जनता मारी जाती है। तो ये नक्सलवाद अभी भी हमारे भारत देश में पनप रहा है। तो ये आंतरिक चुनौतियां पहले से चली आ रही हैं। कुछ हल हमने ढूंढा, कुछ हल अभी तक पड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक कारणों के कारण अभी तक वह चुनौती हमारे सामने है। हमारा देश लोकतंत्र है। बच्चों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी भी कार्य में राजनीति तुरंत होने लगती है। उसके बाद है धर्मवाद और फिर प्रदेशवाद। इन ऐसी आंतरिक चुनौतियां हैं जिनका हमें इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करना है। तो बच्चों, ये जो भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां हैं, यह मुख्य धारा में इस सुधार को करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। और हमें इन चुनौतियों से पहले भी हम लड़े और आज भी हम जो इसका सामना कर रहे हैं, लेकिन इसे दूर करना एक भारत की जवाबदारी है, लोकतंत्र की जवाबदारी है। तो इस तरह से ये जो समस्याएं हैं जो भी मैंने बताया उसका अध्ययन हम करेंगे। हाँ सर, पीपीटी में अभी आपका शेयर कर रहा हूँ।
मैंने जो पीपीटी बनाया हुआ है वो सामने है। जैसा कभी मैंने बताया कि भारत के सम्मुख जो आंतरिक चुनौतियां हैं उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसे इसका हम जो हमारे भारत के सम्मुख है। पहला है पंजाब में असंतोष, जिसपे हम अध्ययन करेंगे। तो पंजाब में असंतोष क्यों फैला, क्या कारण था कि पंजाब में शांति भंग हो गई। 1970 के दशक में 1973 वर्ष 1973 में पंजाब राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल का नाम था अकाली दल। उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अकाली दल था और वर्ष 1973 में अकाली दल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। उसने यह प्रस्ताव पारित किया। अब क्योंकि हम पंजाब में असंतोष पढ़ रहे हैं, द अरेस्ट इन पंजाब, तो राजनीतिक अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के माध्यम से उसने क्या मांगे की, अपनी मांगों क्या क्या रखी। इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दे। ये आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव अकाली दल ने रखा उसमें पहला था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे। उसके बाद अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समावेश करे। फिर सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या में वृद्धि करे। उसके बाद पंजाब राज्य को अधिक से अधिक स्वायत्तता दे। जैसी अनेक बातें अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के माध्यम से पारित किया। अब उसमें अकाली दल ने ये मांगे सामने रखी। उसके बाद बीच में बहुत सारे घटनाएं घटी, बहुत अन्य प्रकार की घटनाएं घटी जो असंतोष फैलाने में कारगर सिद्ध हुई। परंतु इसके बाद सन 1977 में अकाली दल, मैं बार बार कह रहा हूं पंजाब में असंतोष हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत में ही हमने अकाली राजनीतिक दल अकाली दल का हम चर्चा किए थे। तो 1973 के बाद उसने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। उसके माध्यम से अपनी बहुत सारी मांगे रखी और उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं पंजाब में घटी। उसके बाद वर्ष 1977 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण की, मतलब पंजाब में उसकी सत्ता आई। पंजाब में उसकी सत्ता आई। उसके बाद उसने फिर से अपनी पुरानी मांगे रखी जो हम लोग आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब उसने क्या क्या मांगे रखी। अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी मांगों के साथ नदी के जल बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए। जो नदी का जल है उसके बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए और अमृतसर शहर को पवित्र शहर
माना जाए या पवित्र शहर का दर्जा दिया जाए, खिताब दिया जाए, ऐसी मांगे अकाली दल ने रखी। समय आगे बढ़ता चला गया, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। फिर सन 1980 वर्ष 1980 में पंजाब में वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह एक अलग राज्य बनाने के लिए मांग थी, जिसका नाम था खालिस्तान। तो पंजाब को अलग, पंजाब से अलग स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ा। यह कार्य भी अकाली दल के द्वारा किया जा रहा था और इसी समय में, इसी अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। बच्चों, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर किताब है तो रिमार्क कर लो, निशान लगा लो कि इस समय सन 1990 में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर, पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। अकाली दल का नेतृत्व उस समय संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे और वे अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में बैठकर प्रदर्शन करने के विषय में, मतलब जो ये स्वतंत्र खालिस्तान का आंदोलन जोर पकड़ा था, इसके लिए आंदोलन लगातार जारी था, तो अमृतसर मंदिर में बैठकर वह उस विषय में निर्देश देते थे और स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडारवाले के आसपास सत्ताधारी अनुयायी इकट्ठा होने लगे। यहाँ पे अभी एक और नाम सामने आया है, जरनैल सिंह भिंडारवाले। तो उनके पास भी अन्य कई प्रकार के शस्त्रधारी अनुयायी जो है इकट्ठा होने लगे और यह जो जनरल भिंडारा वाले हैं, इनके आसपास शस्त्रधारी इकट्ठा हुए। उस समय एक उभरता हुआ चेहरा पंजाब में सामने, जो कट्टर था, जो ताकतवर था, वह जो है सामने आ रहा। अब बच्चों, इसमें बहुत सारे राजनीतिक उथल भी हुए और उसमें की राजनीतिक गतिविधियां भी इसमें इन्वॉल्व हुई। हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए शायद किसी भी कार्य में राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। तो उसमें वर्तमान समय में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऐसा कहा जाता है कि भिंडारा वाले को उनका समर्थन था। हम इतना ही जानेंगे, अधिक जानना वह राजनीतिक कारण हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग राजनीति भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उस तरफ में गया, लेकिन हम उसमें अधिक गहन चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने विषय इतिहास की तरफ ही रहेंगे। तो ये राजनीतिक उथल हुआ, उसमें राजनीतिक लोग सम्मिलित हुए। कांग्रेस पार्टी थी, माना जाता था कि भिंडारा वालों को सपोर्ट करते थे। तो ऐसा एक सत्ताधारी और मजबूत जरनैल सिंह भिंडारा वाले के आसपास उनके अनुयायी जो थे वो इकट्ठा होने लगे और इसी अवधि में पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई और उसी समय, जैसा कि हम लोग पंजाब में असंतोष पढ़ रहे हैं, द अरेस्ट ऑफ पंजाब, वर्ष अभी हम
भिंडारा वाले के बारे में चर्चा की। उसके बाद समय आगे गया, जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, भिंडारा वाले ने भी बहुत सारे गतिविधियां उसके द्वारा की गई। उसके बाद वर्ष 1981, बच्चों एकदम खाली स्थान में पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखना कि वर्ष 1981 में पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है, पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक या मालिक लाला जगत नारायण की हत्या की गई। और इस हत्या में भिंडारा वाले कहाँ था? भिंडारा वाले ने लाला जगत नारायण की हत्या की, क्योंकि भिंडारा वाले के विरोध में उस समय किसी भी समाचार पत्र में कुछ लिखा जाता था उसके विरोध में, तो भिंडारा वाले उसकी हत्या कर देता था। तो 1981 में पंजाब केसरी नामक समाचार पत्र है पंजाब में, जिसके संपादक लाला जगत नारायण थे, तो उन्होंने भिंडारा वाले के बारे में लिखा, और यह भिंडारा वाले को पसंद नहीं था कि कोई उसके विरोध में लिखे, कोई इसके विरोध में कुछ लिखे या बोले। इसलिए उसने पंजाब केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। इसके तहत पंजाब पुलिस एक्टिव हुई। कहा जाता है कि पंजाब पुलिस भिंडारा वाले से डरती थी, भिंडारा वालों को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन लाला जगत नारायण की हत्या के बाद जो पंजाब केसरी के संपादक थे, उनकी हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने भिंडारा वाले को गिरफ्तार किया। इसमें भी बहुत राजनीतिक गतिविधियां हुई। उस समय ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उसे लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में बंदी बनाया गया। और जब भिंडारा वाले को बंदी बनाया गया, तो उसमें पंजाब की अशांति एकदम भंग हो गई और पंजाब की जो स्थितियां थी वो बिगड़ती चली गई। उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक उथल पुथल हुए। वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह वर्तमान समय में थे। 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन। कहा जाता है कि लोग मानते हैं कि यह जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, यह किसी को नहीं मालूम था, न तो गृह मंत्रालय को, न तो अन्य किसी भी मंत्री। इंदिरा चाहती थी कि राष्ट्रपति शासन न लगे, लेकिन भिंडारा वाले की गतिविधियों को देखते हुए या पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए, जिस तरह से पंजाब में असंतोष फैला था, जिस तरह से वहां गतिविधियां हो रही थी, उसको देखते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन सन 1983 में लगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद भिंडारा वाला भी रिहा हो गया, उसे पुलिस ने छोड़ दिया और वह भिंडारा वाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान पे रहने के लिए चला गया। अकाल तख्त यह अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर में है, तो वहां पर वह रहने के लिए भिंडारा वाला चला गया। और उसने जो अकाल तख्त या स्वर्ण मंदिर के पास है, स्वर्ण मंदिर के अंदर है, वहां पे उसने अपना जगह बनाया
ऐसे धार्मिक स्तर पर उसके अनुयायी बड़े बड़े हथियार के साथ वहां पर रहने लगे। और भिंडारा वाले के जो अनुयायी थे, चूंकि भिंडारा वाला भी एक धार्मिक गुरु था, धार्मिक गुरु होने के बावजूद वह अस्त्र शस्त्र लेकर चलता। तो भिंडारा वाले के अनुयायी जो है स्वर्ण मंदिर परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिए, पूरी तरह स्वर्ण मंदिर को अपने कब्जे में ले लिए। अब भिंडारा वाले का स्वर्ण मंदिर में घुसना, वहां पे उनके अनुयायियों का रहना और आगे चलकर परिणाम स्वरूप पंजाब में शांति जो है, पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई। इस तरह से पंजाब में असंतोष फैला। तो मैं ये आशा करता हूं बच्चों, आप लोग पंजाब में असंतोष फैलने के क्या कारण थे उसको आप समझ गए होंगे। अब चूंकि भिंडारा वाला स्वर्ण मंदिर में घुसा और उसके अनुयायी वहां पर अस्त्र लेके घुस गए, और उसके बाद अभी हम चर्चा की पंजाब खतरे में, पंजाब की जो व्यवस्था थी वह शांति वह खतरे में पड़ गई। अब इसे दूर करना था। आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों का रहना, तो उसे मुक्त करना था। तो आगे जो अमृतसर में घुसे आतंकवादी थे उनको निकालने के लिए जो किया गया उसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए ब्लू स्टार क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य से जब कोई कार्रवाई की जाती है सैनिकों द्वारा, तो उसे ऑपरेशन कहते हैं। तो स्वर्ण मंदिर से जिन आतंकवादियों को खदेड़ना था उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। स्वर्ण मंदिर से आतंकियों को बाहर खदेड़ देना ऑपरेशन ब्लू स्टार का मुख्य काम था। यह काम मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपा गया और 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार का अभियान प्रारंभ और 6 जून को समाप्त हो गया। 6 जून को यह ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ। जैसा कि अभी हम चर्चा किए कि 3 जून को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई और 6 जून को समाप्त हुई। अब ये जो कार्रवाई हुई इसकी जवाबदारी मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। इसमें जो सैनिक कार्रवाई की गई भारतीय सेना के द्वारा, तो यह सैनिक कार्रवाई में भारतीय सेना ने अपना विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। बहुत सी जाने गई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से आतंकवादी मारे गए, बहुत से आतंकवादी घायल हुए और भिंडारा वाले भी इसमें मारा गया। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद फिर से सन 1986 में स्वर्ण मंदिर में वापस एक बार आतंकवादी गतिविधियां चालू हुई और इस बार वर्ष 1986 में जो स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी गतिविधियां हुई और उसके लिए जो ऑपरेशन किया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इस ऑपरेशन के माध्यम से सन 1986 में जो आतंकवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसे उन्हें मारा गया, उन्हें वहां से निकाला गया और उसके बाद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक थंडर था। उसके बाद कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली। मतलब सन 1986 में
जो आतंकवादी गतिविधियां हुई और उसे वहां से भगाने के बाद, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, फिर उसके बाद पंजाब में शांति की स्थापना हुई, मतलब धीरे धीरे पंजाब जो है शांत हुआ। उसके बाद आता है पूर्वोत्तर भारत की समस्या। बच्चों, एक बात ध्यान में आप लोग रखें कि पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। और ये जो 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों का जो सीमा है, इन राज्यों की जो न्यूनाधिक रूप से यह अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। पूर्वी साइड के हैं, तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं एकदम इनके करीब हैं, इन 8 राज्यों के नजदीक। तो इस बात को याद रखना है, उत्तर भारत के जो 8 राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अब देखो, यहाँ इन राज्यों के बारे में अभी हमें जानना जरूरी है कि उस समय तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका मानना था कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में इस क्षेत्र के विषय में विशेष प्रावधान किया गया है। जो हमारा संविधान है, उसकी जो 6ठी अनुसूची है, उसमें विशेष प्रावधान के बारे में किया गया, इन 8 राज्यों के बारे में। उसके बाद वर्ष 1965 के इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। पूर्वोत्तर के इन देशों को मुख्य धारा में समावेश करने के लिए वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून, नॉर्थर्न ईस्ट काउंसिल एक्ट बनाया गया। कभी? वर्ष 1965 में। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। पूर्वोत्तर परिषद के कार्य मतलब पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, इनके लिए जो काम था, उसके लिए जो काउंसिल बनाई गई, जो परिषद बनाया गया, उनके लिए कार्य निर्धारित किया गया। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, अंतर राज्य परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आज संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद का काम था। इन 8 राज्यों के लिए जो परिषद बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में जो यह परिषद बना, वह मुख्य रूप से किस पे काम करेगा? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र का समान हित, अंतर राज्य परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आज जो है यह कार्य परिषद जो कार्य करेगा, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कानून के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। अब वर्ष 1954 में, अभी इसमें अन्य कार्य हुए पूर्वोत्तर राज्यों की। वर्ष 1954 में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल नामक क्षेत्र का गठन किया गया। यह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र में जनजातियों को विकास उसकी संस्कृति के आधार पर रखकर किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किया, जैसा कि हम लोग देखें। अभी उसके बाद 1965 में जिस तरह से क्या कहते हैं कि विदेश मंत्रालय को उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया और उसे विकसित करने के लिए जो नियम बनाए गए, फिर 1971 में पूर्वोत्तर परिषद कानून भी बनाया गया। ठीक है, आगे हम चलेंगे।
इन 8 राज्यों मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजो, बहुल, लुसाई, टीले वालों क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का गठन किया। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ किया। वर्ष 1959 में मिजो प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लाल डेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किए। हम मिजोरम के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद वर्ष यहाँ पर मिजोरम के जो लाल डेंगा मुख्यमंत्री उनका फोटो भी है। वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट संगठन की स्थापना की। उसके बाद लाल डेंगा ने त्रिपुरा, मणिपुर और लुसाई टीलों में मिजो बाहुल प्रांतों के लिए ग्रेटर मिजोरम अर्थात स्वतंत्र राज्य की मांग की। फिर मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। उसके बाद हम मिजोरम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह का विफल बनाया। मतलब जो मिजोरम में जो मिजो फ्रंट के द्वारा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने को विफल बनाया। वर्ष 1972 में परिस्थितियां सामान्य हो जाने पर, जब 1972 में वहां जो आंदोलन हुआ वो परिस्थितियां सामान्य हो जाने पर मिजो बाहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया। जो मिजो बाहुल क्षेत्र है उनको संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया, मतलब वो राज्य में बदल गया। उसके बाद वहां की गतिविधियों को देखते हुए 1985 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फ्रंट के बीच समझौता हुआ और मिजोरम को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। उनके माध्यम से वहां पे उस समझौते में राजीव गांधी भी सम्मिलित हुए। उन्होंने उसका हल ढूंढा और उसके बाद मिजोरम के स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और लाल गेंडा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने। जो मिजो नेशनल फ्रंट संगठन था, इसके माध्यम से आंदोलन चला था लाल डेंगा के माध्यम से। तो 1985 में लाल डेंगा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड भारत का एक अहम हिस्सा। अब नागालैंड नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। आज भी नागा जो जात है उसकी पहचान एक योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। पूर्व हिमालय में नागा टीलों, असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती थी। पूर्व के समय उनकी बस्ती कहाँ थी कि जो असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र थे, वहां पे नागा जनजाति की बस्ती थी। आगे चलकर वहां पे सन 1946 में पढ़े लिखे नागा युवाओं
ने नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की। आगे चलकर उन्होंने नागालैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मांग की। उसके बाद वहां के जो युवा थे, उन युवाओं का नेतृत्व अंगामी जापू फिजो कर रहे थे। अंगामी जापू फिजो कर रहे थे। 1954 में एनसीसी ने नागालैंड स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। एनसीसी मतलब नागा नेशनल काउंसिल, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जापू फिजो। तो उन्होंने 1954 में नागालैंड को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की, और आगे चलकर वर्ष 1955 में असम राइफल के सैनिकों और स्थानीय लोगों के मुठभेड़ को दबाने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई। जो उस समय का जो आंदोलन हुआ, असम राइफल के सैनिकों द्वारा स्थानीय लोगों के बीच में जो आंदोलन हुआ, मुठभेड़ हुआ, उससे दबाने के लिए सैनिक की कार्रवाई की गई। अब केंद्र सरकार और एनसीसी के बीच बातचीत के अनेक दौर हुए। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। इस तरह से नेपा के नागा बहुल क्षेत्र स्वेन सॉन्ग क्षेत्र को इकट्ठा कर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। अब असम, हम पूर्वोत्तर के राज्य के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, पूर्वोत्तर भारत की जो समस्या है, बच्चों उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की समस्या तो के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें अभी हमने मिजोरम, नागालैंड का अध्ययन किया। अब हम असम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थलांतरितों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। जो असम में बांग्ला भाषी स्थानांतरित हुए थे, उनके या स्थानांतरियों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, इस पर तीव्र आंदोलन छिड़ा, और वह आंदोलन बहुत ही बढ़ता चला गया। उसके बाद वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, 1985 में हमने पहले देखा, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, और केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान थे। तो 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम के नेता प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच में एक समझौता हुआ, जो 1983 में आंदोलन छिड़ा बांग्ला भाषी स्थानांतरितों के बढ़ते प्रभाव के लिए। तो उसमें उस समय के तत्कालीन वर्तमान समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उस समय केंद्र सरकार के गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम के बड़े नेता उस समय के जो वहां का नेतृत्व कर रहे थे प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच समझौता हुआ, और असम के घुसपैठिए बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानों पर फिर से भेजना निश्चित हुआ। जो असम में बांग्लादेशी घुसपैठी नागरिक थे, जिसके कारण आंदोलन हुआ था, उनको फिर से भेजना, उनके स्थानों पर भेजना निश्चित हुआ कि वो असम से चले जाएंगे।
तो इन तीनों के बीच में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम के नेता प्रफुल्ल कुमार महतो, इनके बीच में यह समझौता हुआ कि जो बांग्लादेशी असम में है उन्हें उनके स्थान पर भेजा जाए। उसके बाद 1986 में असम विधानसभा का चुनाव हुए। असम विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें उस चुनाव के बाद असम गण परिषद जो पार्टी थी जिसके नेता प्रफुल्ल कुमार महतो थे, वह जो है क्या कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री बने और इस तरह से असम में शांति प्रस्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई। असम में शांति प्राप्त हुई। पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं में असम की भी समस्याएं थी जो जहां पर शांति स्थापित हुई। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत का एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, इसे उगते हुए सूर्य के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में नेफा क्षेत्र की निर्मित हुई थी। 1954 में नेफा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के पास जो नेफा क्षेत्र थी उसकी निर्मित हुई थी और 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा था। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहते हैं क्योंकि पूर्वी तरफ है और उस दिशा से जो सूर्य का आगमन होता है तो इसे उगते हुए सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघराज्य का दर्जा दिया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को स्वतंत्र संघराज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद वर्ष 1960 से 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा में लोकतंत्र में परिपक्व होने में चलती रही। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि वर्ष 1960 से लेकर 2000 तक की जो अवधि है, जो समय है, वह पूर्वोत्तर भारत के जो लोकतंत्र था वो लोकतंत्र में परिपक्वता आई। लोग लोकतंत्र में मजबूत हुए और यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजना औद्योगिकरण मतलब उद्योग और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ने लगा। कहने का अर्थ क्या है, अरुणाचल प्रदेश जिसे भारत में उगता हुआ मतलब सूर्य का देश कहा जाता है, उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, उसे औद्योगिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति मिली। ये केंद्र द्वारा चलाया गया कार्य था और उसके तहत अरुणाचल प्रदेश की प्रचार और प्रसार की जो प्रगति थी उसमें वह आगे बढ़ने लगा। तो ये बच्चों पूर्वोत्तर भारत की जो समस्या थी जिसमें हमने 8 राज्य देखा कि 8 राज्य जो है उनके बारे में हमने अभी चर्चा किया। तो इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन से कारण थे, कब उन्हें संग्राम में विलय किया गया, किसने विलय किया, कब उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन में किसने दखल अंदाजी की, फिर उन्हें राज्य का दर्जा मिला क्योंकि अपेक्षित थे। आजादी के बाद ये सारे अपेक्षित थे, इन्हें राज्य का दर्जा या सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन चूंकि आजादी के बाद हमारा देश जो प्रगति की तरफ बढ़ा, लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हमें पूर्ण रूप से विकसित होना था, पूर्ण रूप से हमें आगे अपने देश को विकास कार्य के आगे ले जाना था। तो ऐसे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य थे उसमें कहीं न कहीं इनका विकास नहीं हुआ था। इनके जो अधिकार है वो अधिकार से वंचित थे। तो सरकार का ये नैतिक जिम्मेदारी था कि ऐसे भी राज्यों को संघराज्य में सम्मिलित किया जाए, उनकी समस्याओं को दूर किया जाए और किसी भी चीज को जब हम मांगते तब मिलता है। तो उस समय भी वहां पे आंदोलन हुए जिसमें सरकार ने दखल अंदाजी की। इस हिसाब से
भारत की जो पूर्वोत्तर समस्या थी, मिजोरम की, नागालैंड की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की, वह जो है केंद्र सरकार के सहभाग से उसे दूर किया गया और उन्हें राज्य का दर्जा मिला। तो ऐसे जो पूर्वोत्तर राज्य की समस्याएं थी, उसमें इस तरह से कहीं कहीं अलग प्रकार समस्याएं थी। तो ये पूर्वोत्तर राज्य की समस्या हुई। उसके पहले हम पंजाब में असंतोष पढ़े। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि पंजाब में असंतोष से लेकर पूर्वोत्तर भारत की समस्या और उसके तहत आने वाले जो राज्य हैं, जो आज हम पढ़े, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। मैंने बड़े सरलता से इसे समझाया है और पूर्ण रूप से मेरा विश्वास है कि इसे आप लोग समझोगे और किताब का अध्ययन करोगे। सबसे बड़ा पहलू एक छात्र का होता है कि वह किताब को अपना दोस्त बनाए। जिसे किताब पढ़ने की आदत पड़ी, वह कभी भी पीछे नहीं जाता है। हम तो मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए सभी लोग इस पाठ को पढ़ोगे, क्योंकि आने वाले जो समय है वो आपके लिए 10वीं का होगा। तो कहा जाता है पूर्व तैयारी के लिए तुम्हें यह अध्ययन अध्यापन जो है करना पड़ेगा और इस साल से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हो। यहाँ पे अभी जो समय है वह समय है आप लोगों के प्रश्न पूछने के। तो हम यहाँ पर पंजाब में संतोष, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर, फिर पूर्वोत्तर भारत की समस्या में मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, हमने इनका अध्ययन किया। अब अगर इससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा पाठ है। आप मुझसे पूछ सकते हो। सर। जी सर। सर, विवेक, अपना माइक अनम्यूट करो बेटा और पूछ लो सर से जो पूछना है। क्वेश्चन आवर आज अधिक समय दिया पूछेंगे, क्योंकि हमारा विषय भी ऐसा ही है। आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हो या कुछ अगर समझ नहीं आया है तो उसे पूछ भी सकते हो। बहुत सरल और आसान तरीके से क्या कहते हैं कि आप लोग के पास ये सारी चीजें पहुंचती हैं। इसके माध्यम से आप जो इसके बारे में चर्चा कर सकते हो। कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। क्या हुआ, पंजाब में असंतोष वाला कोई प्रश्न हो, या ऑपरेशन ब्लू स्टार, या पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं में जो राज्य हैं उनके बारे में जो न समझ में आया हो उससे पूछ सकते हो अभी तो। या अगर कुछ ये चाहते हो मैं फिर से समझा दूं तो बच्चों में समझा सकता हूँ। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। सर किसी के रेज हैंड नहीं है फिलहाल। अच्छा अच्छा। सर एक मिनट। नहीं सर, नहीं है। समझ ही नहीं आया। है? हाँ क्यों बेटा? सर। तो आप पास किताब है ना? हाँ है ना सर। देखो बेटा, ऐसा है कि अभी जो चीजें जो आपके सामने थी